Good morning, everyone. प्लीज कंफर्म आपको स्क्रीन दिख रहा है? आपको स्क्रीन दिख रहा है? रेडॉक्स जेई मेन लिखा हुआ दिख रहा है? प्लीज कंफर्म. यस, वेरी गुड. हमने आपको बोला था रेडॉक्स जेई मेन आपको दिया था होमवर्क. तो जेई मेन से जो डाउट आए थे कल तक वो मैं ले लिया हूं. बड़े सिंपल सिंपल सवाल हैं, फिर भी आपके डाउट आ रहे हैं. शायद मैं सॉल्यूशन नहीं भेजा था, बट मैं आज रेडॉक्स का सारा ही सॉल्यूशन भेज दूंगा, है ना. आज मैं सारा ही सॉल्यूशन भेज दूंगा, सो आप टेंशन मत करो. और अभी बनाते हैं जो आपका डाउट आया था उसको बनाते हैं. देखो, कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन. आप इसको बैलेंस करके देख सकते है ना. तो बैलेंस करके अगर देखोगे, ऐसे तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन रहता तो बैलेंस करने का कोई जरूरत नहीं था. बैलेंस केमिकल रिएक्शन रहता तो बैलेंस करने का कोई जरूरत नहीं था. अब प्लीज आप कुछ मत लिखो प्लीज. लेकिन बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले आप इसे बैलेंस करो. एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना, यहाँ लिखा होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है. तो ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe2+ का और C2O4 2- का ऑक्सीडेशन हो रहा है. क्या बन रहा है? तो Fe3+ बन रहा है और CO2 बन रहा है. आयरन बैलेंस्ड है. कार्बन 2 ले लो, कार्बन 2 हो गया. ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. चार्ज बैलेंसिंग देख लीजिए, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, इस तरफ 0 चार्ज है, इधर 3 पॉजिटिव, तो 0 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन. Cr2O7 2- को देख लो, ये बना रहा है Cr3+. क्रोमियम बैलेंस करो, 2 आ गया. ऑक्सीजन बैलेंस करो, 7H2O आ गया. हाइड्रोजन बैलेंस करो, 14H+ आ गया. चार्ज बैलेंस करो, 6 पॉजिटिव है, इधर 12 पॉजिटिव है. 12 पॉजिटिव को 6 पॉजिटिव करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो. इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिएगा तो ये बैलेंस हो जाएगा. अब कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन. तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व आ रहे हैं. 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी आ रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इधर तो 3 × 2, 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी आ रहे हैं, तो आंसर होगा 4. मुझे बताना ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कि 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं. बताना बेटा, ये समझ में आया? नहीं आया? क्यों? प्रथमेश क्या दिक्कत हो गया? प्रथमेश बताना क्या दिक्कत हो गया? हम तो बैलेंस किए बेटा. प्रथमेश बताना क्या दिक्कत हो गया? इंटरेक्ट करने में देखो टाइम खत्म हो जाता है. यहाँ सीधा आंसर आ रहा है 6 और तुम कल लिख दिए नहीं है. अब कुछ लिख ही नहीं रहा है, अब लिख रहा है आ गया. टाइम खराब करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. देखिए ये एक्सचेंजर, आयन एक्सचेंजर का है, जो मैंने आपको वाटर में पढ़ाया था उसी का है. ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है. कह रहा द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ए कॉमर्शियल रेजिन यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग आयंस इन वाटर सॉफ्टनिंग एच. कह रहा है एक रेजिन है, आर हमने लिखा था आर, यहाँ पे लिख रहा है C8H7SO3Na. ये एक रेजिन है, इसका मोलर मास है 206. कह रहा है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अपटेक ऑफ Ca2+. ये रेजिन कितना Ca2+ लेगा आयंस बाय द रेजिन व्हेन एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर ग्राम रेजिन. देखिए क्या लिख रहा है, मोल्स निकालना है किसका? Ca2+ का. कितना के लिए निकालना है? पर ग्राम रेजिन के लिए निकालना है. मतलब रेजिन है 1 ग्राम. रेजिन कितना है? 1 ग्राम. पहले ये समझो कि रेजिन 1 ग्राम. तो रेजिन ये है, रेजिन है 1 ग्राम. ये हो गया 1/206 मोल. अब जरा सा देखिए, Ca2+ ये लेगा, तो Ca2+ लेगा तो यहां से Na+ रिलीज करेगा.
तो एक Ca2 प्लस लेगा तो 2 Na प्लस रिलीज करेगा, तो बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ 2 होगा। और ये जो कंपाउंड बनाएगा आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं C8H7SO3 होल ट्वाइस Ca प्लस 2 Na प्लस बाहर आ जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा। इसका मतलब है कि अगर यहां देखिएगा ध्यान से, 2 मोल रेजिन खर्च होगा तो 1 मोल Ca2 प्लस बनेगा। तो अगर 1/206 मोल रेजिन खर्च होगा तो कितना Ca2 प्लस बनेगा? तो देखिए 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो 1 मोल से 1/2 की रिक्वायरमेंट होगी, और 1/206 से 1/2 इंटू 1/206 मोल होगी, बराबर 1/412 मोल Ca2 प्लस। ये आंसर होगा। तो बड़ा सिंपल सवाल है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि एक Ca2 प्लस लेगा तो 2 Na प्लस रिलीज करेगा। ऐसे समझ जाते तो आपको आसानी से समझ में आ जाता कि कैसे बनेगा। मुझे बताना समझ में आया कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7। द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल डाइबेसिक एसिड, कोई डाइबेसिक एसिड है 0.1 नॉर्मल, उसका वॉल्यूम निकालना है। Sufficient to neutralize 1 gram of base that furnishes 0.04 mole of OH minus। तो देखिए आप लिखिए इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर इक्विवेलेंट ऑफ बेस। एसिड है 0.1 नॉर्मल, तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मिली इक्विवेलेंट हो गया, इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट हो गया। नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 10⁻³ ये हो गया इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट ऑफ बेस कितना होगा? तो बेस है 0.04 मोल ऑफ OH माइनस। OH माइनस की वैलेंसी फैक्टर 1 होगी, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया 0.04 इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट हो गया, और V बराबर हो जाएगा 40/0.1 बराबर 400 ml। ये आंसर हो जाएगा। बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया, बोलना बेटा। काफी सिंपल है, नहीं समझ में आने का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट देखिए, in the reaction of oxalate with permanganate in acidic medium, the number of electrons involved in producing one molecule of CO2 is। in the reaction of oxalate, oxalate बोलते हैं C2O4 माइनस को, इसका रिएक्शन है परमैग्नेट के साथ, मींस MnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में H+। करा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ CO2। तो काफी आसान है, आप क्या करो, इसको बैलेंस कर दो। CO2 बनाएगा एसिडिक मीडियम में, MnO4 Mn2+ बनाएगा, बाकी अनिया पनिया आप लिख दीजिए। इसका वैलेंसी फैक्टर है 5 और इसका वैलेंसी फैक्टर है 2 × 4 - 3 बराबर 2। क्यों? यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +4 है। वैलेंसी फैक्टर निकाल दिया, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 5 हो गया। अब देखो 5 × 10 CO2 है, 2 Mn है, ऑक्सीजन 20 और 8 28 है, 20 और 8 28 है, हाइड्रोजन 16 है, हाइड्रोजन 16H+ कर दो, 5 × 10 2 12, 4 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव, ये बैलेंस है। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ इसमें, कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ? बैलेंस रिएक्शन है मेरे पास, आप बताओ कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ? वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो आप वैलेंसी फैक्टर से निकाल सकते हो 5 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है 1 मोल के MnO4 के लिए, तो 2 मोल के MnO4 के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होगा 2 × 5 बराबर 10 फॉर द रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 10 मोल। हाँ, चार्ज सेम ही रहता है हमेशा, जितना लेफ्ट हैंड साइड का रहता है उतना ही राइट हैंड साइड का रहता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चूंकि लॉस और गेन दोनों होता है, इसलिए ओवरऑल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखता नहीं है। अलग अलग लिखिएगा ना रिएक्शन को, इसको ऑक्सीडेशन अलग लिखिएगा और रिडक्शन अलग लिखिएगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखेगा।
पूरा पढ़ा दिया लेकिन पढ़ते नहीं हो, इसलिए समझ में आता नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप कैसे भी निकाल सकते हो, हमने वैलेंसी फैक्टर से निकाला। चलो दूसरे मेथड से देखो, ये बैलेंस रिएक्शन है। बैलेंस रिएक्शन में कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है उसको देखो, Mn को देखो। Mn को देखो, Mn +5 ऑक्सीडेशन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और किस में गया? +2 में गया। और Mn कितना मोल है? 2। तो इस तरफ 7 × 2 14 पॉजिटिव है, और Mn को बैलेंस करने के लिए यहां भी 2 लिख दो। इधर 4 पॉजिटिव है, इधर 14 पॉजिटिव है, इधर 4 पॉजिटिव है। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी भी नहीं समझ में आया वरुण मालवीय कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ? यार पूरा बैलेंसिंग कर लिए, इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए 10 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। 10 मॉलिक्यूल CO2 के लिए 10 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस बैलेंस रिएक्शन के लिए फॉर 10 मोल्स ऑफ CO2 बराबर 10। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फॉर 1 मॉलिक्यूल, लिखो जी 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये हो जाएगा 10/10 बराबर 1। सो आंसर होगा 1। नितेश कुशवाहा पूरा बनाए कहाँ है यार? तुम तो हद करते हो यार, कंसेप्ट सीखते नहीं हो, निकालते क्या है, आंसर पूछ रहा है क्या, तुम तो पहले ही लिख देते हो। मेरी बात हमेशा ध्यान से सुना करो, समझ में आएगा बेटा। समझ में आया क्या आंसर है? हम पर क्या निकाल रहे थे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए। देखो यार, आप वैलेंसी फैक्टर से भी निकाल सकते हो। वैलेंसी फैक्टर यहाँ 2 है तो 2 ले लिया। वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। ये सब्सटेंस कितना है? 5। तो 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो 5 के लिए कितना होगा? 10। उसी तरह से ये इस वैलेंसी फैक्टर से भी निकाल सकते हैं। 1 मोल के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो ये कंपाउंड कितना है? 2। तो 2 के लिए कितना होगा? 5 × 2 10। तो कैसे भी निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। थोड़ा दिमाग लगाया करो, मुझे बताना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फॉर ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको निकालने आया या नहीं आया? हाँ, वेरी गुड। तो 3 तरीके से मैंने बताया। एक बताया कि आप ऑक्सीडेशन 4 तरीके से कर सकते हो। आप कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट से भी निकाल सकते हो, आप कार्बन के भी ऑक्सीडेशन स्टेट से निकाल सकते हो। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। अब कार्बन का 2 एटम है और यहाँ पे 5 है, और ये कार्बन चला गया है, 10 कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। अब देखो, इधर 10 एटम ऑफ कार्बन है, 10 × 30 30 पॉजिटिव चार्ज है, और इधर 40 10 × 4 40 पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर 10 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। कार्बन से भी निकाल दिया 10 इलेक्ट्रॉन। तो 4 मेथड से मैंने बताया आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालना। इसके वैलेंसी फैक्टर से 10 निकाला, इसके वैलेंसी फैक्टर से 10 निकाला, Mn से 10 निकाला, और कार्बन से भी 10 निकाला। क्या चारों क्लियर हुआ अब? नितेश कुशवाहा, $50 ml 0.5 molar oxalic acid is needed to neutralize 25 ml of sodium hydroxide solution. The amount of NaOH in 50 ml of the given sodium hydroxide, ये भी आसान है। ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं H2C2O4 को। ये है 0.5 मोलर 50 ml। इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं NaOH के साथ। NaOH है 25 ml, और इसका मोलरिटी अपने मन से M मान लो। इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 ये बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मिलीमोल, इंटू वैलेंसी फैक्टर मिली इक्विवेलेंट, इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml मिलीमोल,
into 10 to power minus 3 mole into valency factor equivalent, और m बराबर होगा कितना आएगा 4, 5 का 20, m बराबर 2 आएगा, 2 ही आएगा ना, हाँ 2 आएगा। सो 2 मोलर आ गया मोलरिटी। अब पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ NaOH इन 50 ml, 50 ml NaOH है, 2 मोलर है, तो अमाउंट हो जाएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml मिलीमोल दिया, 10 टू पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मोल दे दिया, ये आ गया 0.1 मोल। मोल को आप इसके मोलर मास होता है 40 ग्राम बराबर 4 ग्राम। 4 ग्राम आंसर है, बताओ। सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए इस सवाल को, ये भी बहुत आसान सवाल है, पिछली क्लास में ही पढ़ाया हूं। 100 ml of water sample contains 0.8 gram calcium bicarbonate, 0.81 ग्राम CaHCO3 होल 2, 100 ग्राम में। रुक जाओ, ऐसे करो, देखो हमको पीपीएम निकालना है। क्या निकालना है? पीपीएम। तो मैंने आपको कहा है कि पीपीएम के सवाल में बेसिस ऑफ कैलकुलेशन 10 का पावर 6 ग्राम ले लें तो ज्यादा अच्छा है, तो हम ले रहे हैं बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। ये ले रहे हैं 10 का पावर 6 ग्राम हार्ड वाटर, जबकि क्वेश्चन में 100 ml वाटर दिया हुआ है। 100 ml वाटर डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml, तो हम कह सकते हैं 100 ग्राम वाटर। अब देखिए मेरे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, CaHCO3 होल 2 है, यह है 0.81 ग्राम 100 ग्राम में, 0.81 ग्राम है 100 ग्राम में, तो 1 ग्राम में इतना ग्राम होगा और 10 का पावर 6 ग्राम में इतना ग्राम होगा, और ये होगा 8100 ग्राम। हमने क्या किया कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट निकाल लिया 10 का पावर 6 ग्राम में। कहोगे कि सर 100 ml दिया हुआ है या 100 ग्राम दिया हुआ है, 100 ml डेंसिटी 1 है तो 100 ग्राम मान लीजिए, तो 100 ग्राम दिया हुआ है तो आपने 10 टू पावर 6 में क्यों निकाला? क्योंकि इसलिए निकाला कि अल्टीमेटली हमको 10 टू पावर 6 ग्राम में निकालना ही होगा, क्योंकि पीपीएम में आंसर करना है। दूसरा है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, MgHCO3 होल 2, ये कितना होगा? तो ये होगा 0.73 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 टू पावर 6, और ये होगा 7300 ग्राम। अब इसको मोल निकाल लीजिए, तो इसका मोलर मास होता है 162, तो 8100 अपॉन 162 मोल हो जाएगा बराबर 50 मोल हो जाएगा, और इसका मोलर मास होता है 146, तो इसको भी मोल में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 7300 अपॉन 146 मोल बराबर 50 मोल। अब मैंने आपको बताया था कि मोल किसी का भी हो, हम उतने के बराबर CaCO3 का मोल मान लेते हैं। देयरफॉर CaCO3 बराबर हो जाएगा 50 प्लस 50 बराबर 100 मोल। हमने बताया था कि हार्डनेस ऑफ वाटर को CaCO3 के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और कोई भी कंपाउंड, ऑल द 6 कंपाउंड में से कोई भी कितना भी मोल हो सबको जोड़ देते हैं और बताते हैं कि इतना मोल CaCO3 है। तो ये 100 मोल हो गया, और 100 मोल हो गया मीन्स 100 इंटू 100 ग्राम हो गया, मोलर मास 100 होता है, मीन्स 10 टू पावर 4 ग्राम हो गया, और चूंकि बेसिस 10 का पावर 6 है तो 10 टू पावर 4 ppm हो गया। यही आंसर होगा। बताइएगा समझ में आया कि नहीं? बताइएगा समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना? यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the hardness of water sample containing 10 to the power minus 3 molar MgSO4 expressed as CaCO। सेम तरह का सवाल है। देखिए 10 टू द पावर माइनस 3 मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है, और MgSO4 के टर्म में एक्सप्रेस्ड है, CaCO3 के टर्म में लाना है। तो आप बेसिस ppm ऑफ CaCO3 के टर्म में लाना है, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ले लो। टेन टू द पावर 6 ग्राम हार्ड वाटर, और अगर हम 10 टू द पावर 6 ग्राम हार्ड वाटर लेंगे तो डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर ml लेंगे, तो ये 10 टू पावर 6 ml हार्ड वाटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी वाटर का होता है 1 ग्राम पर ml, और ये बराबर हो जाएगा 1000 लीटर हार्ड वाटर। 1000 लीटर हार्ड वाटर। क्यों लीटर में चेंज किया बताते हैं। अब देखिए MgSO4 है 10 टू द पावर माइनस 3 मोल। 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर का मतलब हो गया एक मोल में, 1 लीटर में 10 टू द पावर माइनस 3 मोल। तो 1000 लीटर में क्या होगा, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर कर देंगे तो मोल आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। अब MgSO4 1 मोल है, और हमने कहा था कि जब ppm ऑफ CaCO3 में एक्सप्रेस करते हैं तो किसी का भी मोल हो उतना मोल CaCO3 मान लेते हैं, तो हम कहेंगे कि CaCO3 1 मोल है। अब मोलर मास CaCO3 का 100 होता है, तो 1 मोल को 100 ग्राम लिख देंगे, और बेसिस ऑफ कैलकुलेशन 10 टू द पावर 6 है, तो 100 ग्राम को 100 ppm लिख देंगे। फिर से बताना समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा एक सवाल मैंने बताया था, पता नहीं क्यों आपने दो दो पूछ दिया। फिर से बताना बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। अब शुरू करते हैं, फर्स्ट लेक्चर है ये आइडियल गैस का। हम शुरू करते हैं आइडियल गैस, नेक्स्ट चैप्टर है। शुरू करने से पहले हम आपको होमवर्क दे दें। तो आपका होमवर्क है जेई एडवांस वाला सेक्शन रेडॉक्स का। कितना क्वेश्चन है जी, एक मिनट मुझे देखने दो। जेई एडवांस का कितना क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ही है। तो जेई एडवांस ले लो, और एक चैप्टर वो ले लो, क्योंकि बीच में संडे भी है। तो संडे है तो आप ज्यादा कर सकते हो, O2 ले लो कंप्लीट, O2 कंप्लीट ले लो। S2 में कितने क्वेश्चन, S2 में 16 क्वेश्चन है, तो O2 कंप्लीट ले लो। तो ये दोनों टॉपिक, ये दोनों चैप्टर आपका होमवर्क है, और मैं आज ही सारे जेई रेडॉक्स के सारे सॉल्यूशन आज ही, रेसेस नहीं, पहले सीट खत्म करो चूंकि चैप्टर खत्म हो गई, फिर आगे देंगे रेसेस। तो आज ही आप ये सारे के सॉल्यूशन भी मैं अपलोड कर दूंगा। अब आइडियल गैस जो पढ़ने से पहले मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ग्राफ पढ़ाता हूं, क्योंकि बच्चों को ग्राफ आता है कि नहीं आता है। अभी आप 11th क्लास में, मुझे नहीं पता आपको ग्राफ आता है कि नहीं, तो हम पहले आपको थोड़ा सा ग्राफ पढ़ाते हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इजिकल टू mx प्लस सी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ, नया चैप्टर है आइडियल गैस, लेकिन उसको चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ग्राफ पढ़ा। चैप्टर शुरू करने से पहले हम ग्राफ पढ़ाएंगे। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, बाई एम जो है ना, बाई एक्सिस है और एक्स एक्स एक्सिस है। एम को बोलेंगे स्लो, एम को क्या बोलेंगे, स्लो, और सी को बोलेंगे इंटरसेप्ट। इसको ए कर लो, ए।
अब देखिए जो ग्राफ आएगा इसका, हम अगर इसे एक्स एक्सिस में रखें और इसे बाई एक्सिस में रखें तो देखिए ये थीटा है, tan थीटा को बोलते हैं स्लोप और ये होता है m के बराबर, और ये c है, c बराबर, c को बोलते हैं इंटरसेप्ट, c को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, बाई इंटरसेप्ट है। सो बाई इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ ऐसा होगा जब स्लोप पॉजिटिव हो, केस 1 है ये, व्हेन m इज ग्रेटर देन 0, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ग्राफ ऐसा होगा। केस 2 देखो, व्हेन m इज लेस देन 0, जब m लेस देन 0 होता है तो ग्राफ कैसा होगा, ये देखिए, तब ग्राफ ऐसा होता है, स्लोप बराबर tan थीटा बराबर m होगा, जहां m निगेटिव है, और ये इंटरसेप्ट है c, ये बाई एक्सिस हो गया, c क्या है, इंटरसेप्ट। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बताया मैं, कोई बात नहीं, साइमल्टेनियसली आप मैथ में यही पढ़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। आप तो सिर्फ ये बताओ कि मैं जो बता रहा हूं ये समझ, ये मैथ का ही टॉपिक है, क्योंकि हमें यूज आएगा इसलिए हम अभी पढ़ा दे रहे हैं, ये मैथ का ही टॉपिक है ना। आप तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। देखो देखो बाई बराबर क्या होता है, mx प्लस सी, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, शायद आप थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन पढ़े होंगे, तो डी बाई डी एक्स होता है m, और डी बाई डी एक्स को ही बोलते हैं स्लोप, रिप्रेजेंट करते हैं m से, और वो बराबर होता है tan थीटा के, और थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहां तक दिक्कत है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया, ये मैंने बता दिया, यहां तक कोई दिक्कत है। एक केस ऐसा भी ले लो, एक केस और ले लो, इफ c बराबर 0 देन बाई बराबर mx हो जाएगा, बाई बराबर mx होगा, इंटरसेप्ट 0 है, मींस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा। देखो आप जरा सा, इंटरसेप्ट c को 0 कर दोगे तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑरिजिन हो जाएगा, ऑरिजिन हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट, तो ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट होगा। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। मुझे पूरा मतलब नहीं है, जितना से मतलब है उतना ही पढ़ूंगा। सो इस केस में जो ग्राफ होगा ये ऐसा होगा, थीटा tan थीटा स्लोप बराबर m, ये बाई है, ये x है, मान लिया हमने कि m ग्रेटर देन 0 तभी ऐसा है। यहां तक क्लियर है बेटा, यस नो, यहां तक क्लियर है, यस, वेरी गुड। तो ए हो गया, अब देखते हैं बी। बी ग्राफ हमें पढ़ना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखो x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट बराबर k मान लो, इज इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
ये इक्वेशन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, मींस y बराबर सम कांस्टेंट k इंटू 1/x। ये है इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कहिएगा सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? के कांस्टेंट है, 1 भी ले सकते हो उसे, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है। ध्यान से देखना बेटा, x बड़ा होगा तो y छोटा होगा, x इंफिनिटी होगा तो y 0 होगा, x इंफिनिटी होगा तो y 0 होगा। और y इंफिनिटी होगा तो x 0 होगा। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा ऐसा। और ये कहां मिलेगा? इंफिनिटी पे। जब x इंफिनिटी होगा तो y 0, जब y इंफिनिटी होगा तो x 0 होगा। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ऐसा इक्वेशन होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। मुझे बताइए, ये समझ में आया ग्राफ? देखो ना आप, यहां से x बड़ा होगा, बड़ा होता जाएगा तो y छोटा हो जाएगा। जैसे x का वैल्यू छोटा ले लो ये, तो y का वैल्यू ये है। ये जब x ये है x1, तो y y1 है। x को बढ़ा दो x2, तो आप देखो y छोटा हो जाएगा y2। समझ में आया ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? यस नो लिखो प्लीज। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। तीसरा देखते हैं सी, पैराबोला। केस 1, y बराबर सम कांस्टेंट k इंटू एक्स स्क्वायर, k बराबर कांस्टेंट। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखो ग्राफ क्या होगा इसका, तो x की वैल्यू पॉजिटिव लीजिए चाहे निगेटिव लीजिए, k ग्रेटर देन k, अगर पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव आएगा। k मान लो पॉजिटिव है, k मान लो कि k ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव लीजिए या y या निगेटिव लीजिए, y पॉजिटिव आएगा। x की वैल्यू पॉजिटिव लीजिए या निगेटिव लीजिए, y पॉजिटिव आएगा। सो ग्राफ होगा ऐसा, और x 0 पर y 0 होगा। तो पैराबोला का इक्वेशन ये होता है, ग्राफ होगा ऐसा। x पॉजिटिव ले रहे हैं या निगेटिव ले रहे हैं, y हमेशा पॉजिटिव आएगा। केस 2, x बराबर k बाई स्क्वायर, k कांस्टेंट मान लो। ये भी है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये भी है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मान लीजिए कि k ग्रेटर देन 0 है। इस बार y पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, x ऑलवेज पॉजिटिव आएगा अगर k ग्रेटर देन 0 है। तो ये y है, ये x है। y 0 पे x 0, ग्राफ ऑरिजिन से शुरू होगा। x का वैल्यू पॉजिटिव लें, सॉरी y का वैल्यू पॉजिटिव लें या y का वैल्यू निगेटिव लें, x का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। सो ऐसा है। k निगेटिव होगा तो यहाँ k निगेटिव भी हो सकता है, k निगेटिव होगा तो ग्राफ ऐसे आएगा। केस 1 में अगर k निगेटिव हो जाए तो ग्राफ ऐसा है। केस 2 में अगर k निगेटिव हो जाए तो ग्राफ ऐसा है। इसमें k लेस देन 0 है, इसमें भी k लेस देन 0 है। क्यों नहीं समझ में आता है? इतनी बात नहीं आया समझ में? पहले k पॉजिटिव पे करो ना, k पॉजिटिव पे ग्राफ ऐसा होगा और ऐसा होगा। अगर आपको लग रहा है k निगेटिव होगा तो क्या होगा, तो ऐसा हो जाएगा। जो भी है, डाउनवर्ड ओपनिंग, अपवर्ड ओपनिंग, समझ में आना चाहिए आपको इतनी बात। पैराबोला हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ, y इजिकल टू e का पावर x। इसका ग्राफ हमको खींचना है। बेटा बताना यहां तक क्लियर है ना एकदम सही से?
y इज इक्वल टू ई का पावर x का ग्राफ खींचना है। तो देखो इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे, व्हेन x बराबर 0, y बराबर 1, व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, y टेंड्स टू इंफिनिटी, व्हेन x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, y टेंड्स टू 0। x 0 पर y 1 है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, नेचर तो आपको रटना पड़ेगा, लेकिन आप क्या क्या कर सकते हो मैं ये बता रहा हूं। ये x है, ये y है। x 0 पर y 1 है, मान लो ये 1 है, ये 0 है। x 0 पर y 1 है। x इंफिनिटी पे y इंफिनिटी है, और x माइनस इंफिनिटी पे, x माइनस इंफिनिटी पे y 0 है। सो ग्राफ होगा ऐसा। देखो x 0 पर y 1, ये 1 है। x माइनस इंफिनिटी पे y 0, और x प्लस इंफिनिटी पे y प्लस इंफिनिटी। बताना समझ में आया कि नहीं है? ई ग्राफ देखते हैं। y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो व्हेन x बराबर 0, y बराबर 1, व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, y बराबर 0, व्हेन x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, y टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी। इसका ग्राफ देखिए कैसा होगा। इसका ग्राफ होगा बेटा, x जब 0 लेंगे तो y की वैल्यू 1 होगी, ये मान लो 1 है। तो एक तो यहां से पॉइंट से पास करेगा, ये x है, ये y है। x जब इंफिनिटी लेंगे तो y 0 हो जाएगा, और x माइनस इंफिनिटी लेंगे तो y इंफिनिटी होगा। सो ग्राफ इसका होगा ऐसा। आप देखो x माइनस इंफिनिटी जब जा रहा है तो y प्लस इंफिनिटी जा रहा है। x 0 तो y 1, ये 1 वैल्यू है, ये 1 है। और x जब प्लस इंफिनिटी जा रहा है तो देखो y टेंड कर रहा है 0। इसको और अच्छे से बनाओ। y टेंड कर रहा है 0। मुझे बताना e, y बराबर e का पावर माइनस x का ग्राफ समझ में आया कि नहीं है? यस, नो, वेरी गुड। f y लास्ट ग्राफ है log x का ग्राफ, y बराबर log x का ग्राफ। देखिए व्हेन x बराबर 1, y बराबर 0, व्हेन x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। मुझे बताना ये लाइन समझ में आया कि नहीं? व्हेन x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। जैसे देखो x 0 तो नहीं लिख सकते, बट x बराबर लिख सकते हैं 10 का पावर माइनस 1 लाख। काफी छोटा है ये। तो जब x बराबर 10 का पावर माइनस 1 लाख लिखेंगे तो y बराबर आएगा माइनस 1 लाख। इसी तरह से x को और छोटा करता जाएंगे तो y और ज्यादा निगेटिव बड़ा नंबर आता है, मींस y टेंड करेगा माइनस इंफिनिटी। मुझे बताना आप समझ में आया कि नहीं आया? When x tends to infinity, y tends to infinity. अब इसका ग्राफ कैसा होगा?
ये y है, ये x है। इसका ग्राफ कैसा होगा ये देखना है। इसका ग्राफ बेटा ऐसा होगा, देखो, जब x का वैल्यू 1 है तो y 0 है, जब x का वैल्यू 0 है तो y माइनस इंफिनिटी है, और x का वैल्यू पॉजिटिव है तो y प्लस इंफिनिटी है। सो y बराबर log x का ग्राफ ऐसा होगा। बताना, मुझे जो ग्राफ पढ़ाना था, जितना मेरी रिक्वायरमेंट है, जितना मेरी जरूरत है, वो तो हो गया। जितना ग्राफ मेरी जरूरत है पढ़ाने का वो हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? जितना मुझे ग्राफ पढ़ाना चाहिए था उतना हो गया, आ गया। वेरी गुड। अब शुरू करते हैं गैसियस स्टेट। A gas exerts pressure occupies volume at a definite temperature. एक गैस जो होता है प्रेशर एग्जर्ट करता है, एक डिफिनिट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, एक डिफिनिट टेम्परेचर। तो गैस का कुछ लॉज है, हम सबसे पहले देखते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या है। बॉयल्स लॉ सबसे पहले देखेंगे, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ है कि फॉर ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ ए गैस, at constant temperature, for a definite amount of a gas at constant temperature, pressure of the gas is inversely proportional to volume. Occupied by the gas. So pressure is inversely proportional to volume at constant N and T. देखिए, डिफिनिट अमाउंट का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो डिफिनिट अमाउंट का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट लिख दिया। तो अमाउंट कांस्टेंट मींस N कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट होगा तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और प्रेशर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट अपने मन से लेंगे, K इंटू 1/V, और PV बराबर K बराबर कांस्टेंट। देयरफॉर लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3 बराबर कहीं तक बराबर K। ये बॉयल्स लॉ है। K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और ये बॉयल्स लॉ है। तो मुझे बताइए कि ये समझ में आया कि प्रेशर ऑक्युपाइड बाय द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट N and T। ये बात क्लियर हुआ कि ये लॉ है, बॉयल्स लॉ। बोलो। देखिए, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ।
बॉयल्स लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म क्या है ये देखते हैं। तो मेरे पास बॉयल्स लॉ है क्या, पीवी बराबर के और P बराबर के बाई वी। इसके डिफरेंशियल फॉर्म के लिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू v। तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। तो k कांस्टेंट है, k को रहने दीजिए और 1/v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/v²। और k किसके बराबर है, pv के बराबर है, तो इसे लिख दीजिए -pv/v²। v कैंसिल हो गया, ये आ गया -p/v और dp/p इज इक्वल टू -dv/v। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। बोलिएगा कहीं दिक्कत है, डिफरेंशियल फॉर्म समझने में कहीं दिक्कत है? नहीं, वेरी गुड। अब देखते हैं ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एट कांस्टेंट NNT। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि प्रेशर होता है इक्वल टू K इंटू 1/V। तो आप क्या कीजिए, इस P को मान लीजिए बाई, ये बाई एक्सिस में है, और V को मान लीजिए x, ये x एक्सिस है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में P बाई होगा और V x होगा। तो बाई बराबर K/x किसका इक्वेशन हो जाएगा? ये इक्वेशन ऑफ, बोलो किसका इक्वेशन होगा? अनुज्ञा क्या लिखी हो, -dv/v। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहाँ है यार? अनुज्ञा क्या लिखी हो -dv/v? dp/dv बराबर -p/v आया, तो इसको dp/p बराबर -dv/v लिख रहे हैं, तो इसमें डाउट आ रहा है? यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, यह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर, अभी तो पढ़ाया यार हाइपरबोला। तो ग्राफ कैसा आएगा? 1/v को x लेते हैं ना, तब स्ट्रेट लाइन। बाई एक्सिस में P है और x एक्सिस में v है, सो ग्राफ आएगा ऐसा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। इसके हर लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम P बराबर K/V तभी होता है जब वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कांस्टेंट। तो ग्राफ ऐसा होगा, और इस ग्राफ के हर पॉइंट पर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। P वर्सेस V ग्राफ ही देखते हैं। P वर्सेस V at various temperatures. T1, T2 and T3। P वर्सेस V ग्राफ अभी अभी आपने देखा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ आपने अभी अभी देखा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। तो हमने एक फिक्स टेम्परेचर T1 पे बनाया, ग्राफ ऐसा है। हमने एक दूसरे टेम्परेचर पे जब ग्राफ को बनाया तो ग्राफ ऐसा है। हमने एक तीसरे टेम्परेचर पे ग्राफ को बनाया तो ग्राफ ऐसा है। मेरा आपसे सवाल है कि कौन सा टेम्परेचर बड़ा है? हर देखो, पहला कर्व में T1 फिक्स है, हर जगह T1 है। दूसरे कर्व में T2 फिक्स है, हर जगह T2 है। तीसरे कर्व में T3 फिक्स है, हर जगह T3 है। कोई बता सकता है T1 बड़ा होगा या T3 बड़ा होगा? कौन सा बड़ा होगा? T1 बड़ा होगा, इसलिए कि T1 पहले लिखा हुआ है।
कौन सा बड़ा होगा, इसको ऐसे समझने के लिए ऐसे देखिए, ऐसे सोचिए, प्रेशर को फिक्स कर लीजिए, प्रेशर हमने फिक्स कर लिया, सबका प्रेशर ये कर, और वॉल्यूम को देखिए कि वॉल्यूम किसका ज्यादा है। जब हम प्रेशर को फिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे ये V3 है, ये V2 है, ये V1 है। हम जानते हैं PV बराबर nRT होता है। एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ गैस है तो n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, और प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। हाईएस्ट वॉल्यूम है V3 का, सो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। मुझे बताना अब समझ में आया कि नहीं, T3 बड़ा होगा T2 से और T2 बड़ा होगा T1 से। अब समझ में आया? यस नो? यस नो लिखो ना प्लीज। यस। अब देखिए हम फिर से ग्राफ बना रहे हैं। यह है टेम्परेचर T1 पे, यह है टेम्परेचर T2 पे, यह है टेम्परेचर T3 पे। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। अब किसी ने ऐसे ग्राफ बनाया, ऐसे, यहां पे पॉइंट ए है और यहां पे पॉइंट बी है। तो मुझे बताओ अलोंग द लाइन ए बी, ए टू बी, टेम्परेचर क्या हो रहा है? अलोंग द लाइन मतलब पीवी ग्राफ होगा और ए से बी ऐसे ग्राफ बना हुआ होगा, तो अलोंग द लाइन ए बी टेम्परेचर इंक्रीजेज। जैसे कोई सीधा पूछ दे आपसे कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ खींचे, और ग्राफ ऐसा है ए से बी, तो ए से बी की तरफ टेम्परेचर क्या होगा? तो हम आंसर बोलेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सीधा डायरेक्ट बोलेंगे कि टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। अलोंग द लाइन ए बी टेम्परेचर इंक्रीजेज। यहां तक समझ में आया बेटा? यहां तक समझ में आया बेटा कि अलोंग द लाइन ए बी, ए टू बी, ए बी मतलब ए टू बी, टेम्परेचर बढ़ रहा है। यस। अभी और देखो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है, और मान लो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एक फिक्स टेम्परेचर टी पे, मान लो 300 केल्विन पर है। इसका मतलब है इस ग्राफ के हर पॉइंट पर टेम्परेचर 300 केल्विन। इस ग्राफ के हर पॉइंट पर टेम्परेचर 300 केल्विन है, और इस ग्राफ से राइट जाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप देखो ना, T1 से राइट इसके हर पॉइंट पर टेम्परेचर T1 है, इस ग्राफ के राइट जाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, T1 से ज्यादा होगा। यही पॉइंट बोल रहा हूं कि इस ग्राफ को मैंने बनाया 300 केल्विन पे, तो हर पॉइंट पर टेम्परेचर 300 केल्विन है, और हम यहां से राइट जाएंगे, इस ग्राफ से राइट जैसे ही होंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हम एक लाइन बना रहे हैं ऐसे, ये लाइन ए है, ये मिड पॉइंट है बी, और ये है सी। अब मेरा सवाल है कि अलोंग लाइन एबीसी क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अलोंग लाइन एबीसी क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा। तो देखो जरा सा होगा क्या। यहां पे 300 केल्विन है, यहां पे ए पे, और सी पे भी 300 केल्विन है, और यहां से जैसे इधर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हर जगह टेम्परेचर जो इस ए बी वाला लाइन है, ए बी सी, इसमें 300 से ज्यादा होगा टेम्परेचर। सिर्फ पॉइंट ए पे 300 होगा और पॉइंट सी पे 300 होगा। बट होगा क्या,
आप ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ब्लू वाला से जितना राइट जाइएगा टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे 300 था तो हो सकता है यहाँ पे 310 हो जाए, यहाँ पे 320 हो जाए, यहाँ पे 330 हो जाए, यहाँ पे 340 हो जाए, बीच में 340 होगा। अब टेम्परेचर घटेगा, देखो फाइनल फिर से यहाँ पे 300 ही आना है, तो यहाँ पे फिर 330 हो जाएगा, फिर 320 हो जाएगा, फिर 310 हो जाएगा और फिर 300 हो जाएगा। मतलब along line ABC temperature first increases then decreases. Then decreases and it is maximum at the midpoint. Midpoint B. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो ब्लू वाला लाइन है, इस ब्लू वाले लाइन पे हर जगह टेम्परेचर 300 है, और इस ब्लू वाले लाइन से राइट जाइएगा तो टेम्परेचर 300 से ज्यादा हो जाएगा। तो 300 से बढ़ने लगा, एक सर्टेन वैल्यू मान लो 340 तक बढ़ा, बट फाइनली फिर सी पॉइंट तक 300 लाना है, तो फिर मैक्सिमम जो मिड पॉइंट होगा वहां से फिर घटने लगेगा, और वो फिर मींस ये जो मैं एरो बना रहा हूं ना, एरो जितना बड़ा होगा टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो एरो देखो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बीच में मैक्सिमम सबसे बड़ा एरो है, वहां से फिर छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो अब टेम्परेचर घटना शुरू हो गया। आया समझ में क्या पढ़ा है जो? या कुछ ज्यादा हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा? ऑल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ही लपेट रहे थे। सेकंड ग्राफ देखिए, थर्ड ग्राफ देखिए, इनफैक्ट प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम। टेम्परेचर घटना बढ़ना नहीं आया। देखो फिर से देखो, फिर से इस ग्राफ को पहले समझो। पहले ये समझ में आ रहा है कि T1 से बड़ा है T2, T2 से बड़ा है T3। अमन, नहीं इसको अगर तुम रिलेशन से प्रूफ करना चाहते हो ना, तो लाइन AB का इक्वेशन लिखेंगे, और इक्वेशन लिखेंगे और टेम्परेचर मैक्सिमम AC का इक्वेशन लिखेंगे, और निकालेंगे कि टेम्परेचर के टर्म में लिखेंगे, और मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो देखना मिड पॉइंट आ जाएगा, और मिड पॉइंट पे टेम्परेचर मैक्सिमम आ जाएगा। अमन ये आ गया ना बेटा? हाँ, तो ये आ गया, तो देखो अमन ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हम एक ग्राफ बनाए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, 300 केल्विन पे बनाए। तो इसके हर पॉइंट पर टेम्परेचर 300 केल्विन है, हर पॉइंट पे टेम्परेचर 300 केल्विन, सब जगह टेम्परेचर 300 केल्विन है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां से जितना आगे जाइएगा इस तरफ टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। मींस अगर मैं इस पॉइंट का टेम्परेचर पूछूं, इस पॉइंट का टेम्परेचर पूछूं, इस पॉइंट का टेम्परेचर पूछूं, तो इस लाइन से जितना ज्यादा राइट जाइएगा टेम्परेचर उतना बढ़ेगा। T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 होगा, और ये ग्रेटर देन 300 होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे? आप देखो ना, राइट जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाँ ये आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, ये आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि हम एक लाइन बनाए जो यहां से ऐसे शुरू हो, ऐसे मिले, इस पॉइंट को ए बोले तो इस पॉइंट पे तो 300 रहेगा टेम्परेचर, और इस पॉइंट को सी बोले तो इस पॉइंट पर भी 300 रहेगा टेम्परेचर, ऐसे। बट इस डायरेक्शन में क्या होगा? तो इस डायरेक्शन में टेम्परेचर क्या होगा? शुरू में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ा होता जा रहा है। यहां पे मैक्सिमम बड़ा आया, ये वाला मैक्सिमम, रेड वाला मैक्सिमम बड़ा आया यहाँ पे। एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर विमल कुमार सर बोल रहे हैं सर? हाँ हाँ सर अमित बोल रहा हूँ समर फोर्थ फ्लोर से। ठीक है, बोलिए। DMX1 में सर 8-15 को क्लास है आपकी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को, 13 तारीख से शेड्यूल जो है सर। ठीक है, अपना थोड़ी देर बात करना, क्लास में ही हूँ अभी। ठीक है सर, फिर ठीक।
तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगा। फिर अब देखो लाल वाला घट रहा है, देखो ना लाल वाला पहले बढ़ रहा है लेंथ, अब लाल वाला का लेंथ घट रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो जब तक लेंथ लाल वाले का बढ़ रहा था, टेम्परेचर 300 से बढ़ के 310, 320, 330, 340 होगा। और अब लाल वाला छोटा होता जा रहा है, तो फाइनली इसको फिर से 300 होना है। तो 340 से घट के 330, 320, 310, 305, 300 होगा। आई होप अमन अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ देखो, जहां पे मुझे लगेगा कि बच्चे को दिक्कत हो सकती है समझने में, वहां दोबारा बोलने में डरना मत, है ना। समझाऊंगा मैं दोबारा, आप पेशेंस रखना, एकदम गारंटेड मुझसे नहीं समझ में आएगा तो कैसे समझो, कैसे होगा बेटा, एकदम समझ में आएगा, गारंटेड। इसको मिटा देता हूं, एक्स्ट्रा फिगर बनाने का कोई मतलब नहीं है, इसको मिटा देता हूं। ये सारा टेम्परेचर का खेल मैं आपको ग्राफ से बता रहा हूं, मैथमेटिक्स से भी किया जा सकता है, थर्मो में, हाँ थर्मो में, थर्मोडायनेमिक्स से इसे किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट ग्राफ है प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम एट कांस्टेंट एन एंड टी। तो प्रेशर होता है K इंटू 1/V। यहां देखिए y में P है, तो ये y है, ये m है, एंड यू कैन कॉल मी x, ये x है, y इज इक्वल टू mx। ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, देखो v जब x लेते थे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया, 1/v x ले रहे हैं तो y बराबर mx आ रहा है, मींस अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, सरल रेखा जो मूलभूत बिंदु से गुजरती है। P 1/V थीटा, स्लोप tan थीटा बराबर K। आया समझ में? मुझे बताना, P वर्सेस 1/V। यस, वेरी गुड। फोर्थ ग्राफ देखते हैं, PV वर्सेस P एट कांस्टेंट N एंड T। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, PV बराबर K बराबर कांस्टेंट। तो इक्वेशन क्या हो गया, PV को अपन लिख दें बाई, ये बाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस में P है, बट एक्स एक्सिस में कुछ आ ही नहीं रहा है, बाई बराबर कांस्टेंट आ रहा है। तो बाई बराबर कांस्टेंट का ग्राफ होता है, बाई एक्सिस में PV ले लो, एक्स एक्सिस में P ले लो, PV कांस्टेंट हो जाएगा, तो बाई बराबर कांस्टेंट का ये ग्राफ होता है, PV बराबर कांस्टेंट, ये लाइन होगा PV बराबर K। अब देखिए इसको तीन अलग अलग टेम्परेचर पे बनाएं, PV वर्सेस P, तीन अलग अलग टेम्परेचर पे बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा। कोई बता सकता है कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा, T1 बड़ा होगा या T3 बड़ा होगा? बताओ कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा? T3 बड़ा होगा, क्योंकि PV बराबर nRT होता है, तो जिसका PV बड़ा उसका टेम्परेचर बड़ा, so T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। अब देखते हैं PV वर्सेस, क्या था ये, P था या V था? P था शायद, हाँ। तो PV वर्सेस V, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, PV तो K है जो कि कांस्टेंट है, इसको Y मान लेते हैं, सो Y बराबर कांस्टेंट हो गया ये। अगेन ग्राफ ऐसा होगा, एक्स एक्सिस में V ले लें, Y एक्सिस में PV ले लें, ग्राफ ऐसा होगा, PV बराबर K। अगर हम इसी ग्राफ को तीन अलग अलग टेम्परेचर पे बनाएं, तो PV वर्सेस V तीन अलग अलग टेम्परेचर पे बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा, ये T1, ये T2, ये T3,
T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 होगा। एक ये भी देख लो, इसे भी अगर तीन अलग अलग टेम्परेचर पे बना, P वर्सेस 1/V, तो ग्राफ ऐसा आएगा। और इसका टेम्परेचर कैसे चेक करें? तो सबसे कम स्लोप इसका है, इससे ज्यादा इसका है, और इससे ज्यादा इसका है। जिसका स्लोप ज्यादा होगा तो P वर्सेस 1/V, PV होता है nRT, तो P बराबर हो जाएगा nRT इंटू 1/V। मीन्स हमारा जो K है ये स्लोप है और ये nRT है। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। सो T3 ये ले लो, ये T2 ले लो, ये T1 ले लो, और T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 होगा। मुझे बताना ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो ना। ऊपर से नहीं ना निकल रहा है दोस्त। टेपने का मौका नहीं दे रहे हैं, टेप लोगे ना, क्या टेंशन। चलिए एक और ग्राफ देखते हैं, लॉग P वर्सेस लॉग V का ग्राफ देखते हैं। log P versus log V at constant N and T। देखिए PV बराबर K बराबर कांस्टेंट होता है, तो log PV होगा log K, और log P प्लस log V बराबर log K, और log P बराबर होगा माइनस ऑफ log V प्लस ऑफ log K। तुम Y हो, तुम M हो, तुम X हो, और तुम C हो। स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्लोप आ रहा है -1 बराबर tan थीटा, निगेटिव स्लोप आ रहा है। तो ग्राफ कैसा होगा? निगेटिव स्लोप का ग्राफ कैसा होता है? बाई एक्सिस में log P ले लेंगे और एक्स एक्सिस में log V ले लेंगे, और निगेटिव स्लोप का ग्राफ ऐसा होता है, थीटा माइनस tan थीटा है, ये स्लोप है, tan थीटा है, और ये -1 है, तो यहां से थीटा आ जाएगा 135 डिग्री। tan 135 होता है -1। सो ये log P log V आ गया। एक पर्टिकुलर ये इंटरसेप्ट है, ये log K। इंटरसेप्ट ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, इंटरसेप्ट ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा। तो अगर हम 2-3 ग्राफ बना दें, सॉरी, अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बनाए, अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बने, log P वर्सेस log V का अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बनाए, तो ग्राफ ऐसा आएगा, ये सारे एंगल 135 डिग्री ही आएंगे, और इंटरसेप्ट है log K, तो जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा, देखो इंटरसेप्ट है log K, तो जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा।
तो अगर ये T3 टेम्परेचर पे है, अगर ये T2 टेम्परेचर पे है, अगर ये T1 टेम्परेचर पे है, तो T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 होगा। यहां तक बात समझ में आई बेटा? बोलो बोलो ना, यहां तक बात समझ में आई या नहीं? अब देखिए चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ हो गया। सवाल करेंगे, सवाल थोड़ी लेट से करेंगे, एक बार मैं आइडियल गैस इक्वेशन डेराइव कर दूं तब करेंगे। बॉयल्स लॉ हो गया, सॉरी, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट है कि एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ ए गैस, at constant pressure for a definite amount of a gas, volume occupied by the gas is directly proportional to its absolute temperature. That is, at constant N and T, V is directly proportional to T, और V by T बराबर कांस्टेंट, और V1 by T1 बराबर V2 by T2 बराबर कांस्टेंट। ये चार्ल्स लॉ हो गया। V1 by T1 बराबर V2 by T2, ये चार्ल्स लॉ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है जीरो केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है जीरो केल्विन, और ये मिनिमम अचीवेबल टेम्परेचर है, इससे छोटा टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो और अमाउंट कांस्टेंट हो, अमाउंट कांस्टेंट हो और प्रेशर कांस्टेंट हो, तो किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये चार्ल्स लॉ कहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक सिलेंडर पिस्टन असेंबली ले लें और पिस्टन यहां पे है, बाहर मान लो 1 atm है, अंदर भी 1 atm है और अंदर में गैस है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो जिस रेट से टेम्परेचर बढ़ेंगे ये पिस्टन ऊपर जाएगा और वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा और इस गैस का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यही कह रहा है चार्ल्स लॉ कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रखें और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखें तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा, बढ़ेगा। मींस अगर नीचे से हीट करें तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पिस्टन ऊपर चलता जाएगा। आई होप कि आपको चार्ल्स लॉ समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला होगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या V1 by T1 बराबर V2 by T2। चार्ल्स लॉ
चार्ल्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। Charles also stated that for a definite amount of a gas, Charles also stated that for a definite amount of a gas volume at constant pressure, volume occupied by the gas is linear function of temperature. Is a linear function of temperature. लीनियर फंक्शन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर फंक्शन का क्या मतलब होता है? a straight line, and gave following relationship. चार्ल्स ने यह भी कहा कि एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ गैस हो, कांस्टेंट प्रेशर हो, तो वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के साथ लीनियरली इंक्रीज करता है। लीनियरली मतलब उसे स्ट्रेट लाइन में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। और उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया कि Vt बराबर होगा V0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। एक फॉर्मूला दिया उन्होंने चार्ल्स ने। कैसे दिया? एक्सपेरिमेंट करके दिया। ऑफ कोर्स बताता हूं मैं ये अभी। पहले देखते हैं कि Vt क्या है। तो Vt है वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस। V0 है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। T है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। छोटा t होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। और अल्फा की वैल्यू आती है 1/273। अल्फा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 1/273। चार्ल्स ने कैसे निकाला ये समझाता हूं, या कैसे रिलेशनशिप किया ये समझाता हूं। इसे आप लिख सकते हैं Vt बराबर V0 प्लस V0 अल्फा टी। अगर हम देखें, अगर हम इसे बाई एक्सिस में ले लें तो ये बाई है, ये कांस्टेंट c है, ये स्लोप m है, एंड यू कैन कॉल मी x। ये x है। मैं बताता हूं आपको कि उन्होंने ये इक्वेशन कैसे दिया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से दिया। कौन सा एक्सपेरिमेंट, क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और ग्राफ बनाया। पहले समझिए कि उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया और कैसे ग्राफ बनाया। तो देखिए इस बात।
देखिएगा जरा सा चार्ल्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किया होगा, ये समझ। चार्ल्स ने क्या किया होगा कि मान लो इसके अंदर हाइड्रोजन या हीलियम गैस ले लिया, 1 मोल ले लिया होगा, और इसका टेम्परेचर शुरू में बाहर से प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, जो प्रेशर बाहर का है वही प्रेशर अंदर का है, 1 atm कर दिया। ये पिस्टन फ्रिक्शनलेस मासलेस है, ये पिस्टन फ्रिक्शनलेस मासलेस है, और यहाँ पे पिस्टन है, अंदर प्रेशर 1 atm है, बाहर भी प्रेशर 1 atm है, और ये जो वेसल है इसमें ग्रेडिंग किया हुआ है, वॉल्यूम कितना है, पिस्टन जहां पे रहेगा वॉल्यूम पता लग जाएगा, वॉल्यूम कितना लीटर है। 1 मोल इसमें मान लो हाइड्रोजन गैस रख दिया, 1 मोल। शुरू ने चार्ल्स ने इसका टेम्परेचर मेंटेन किया 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर मेंटेन किया 0 डिग्री सेल्सियस, तो पिस्टन को जहां फिक्स होना था फिक्स हो गया, उस वॉल्यूम को नाप लिया, वो वॉल्यूम आया V0, तो 0 पे वॉल्यूम आया V0, चार्ल्स को 1 पॉइंट मिल गया, 0 पे वॉल्यूम V0। अब उन्होंने टेम्परेचर को बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये पिस्टन कहीं ऊपर चला गया होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर चार्ल्स को जो वॉल्यूम आया वो ये आया, ये वॉल्यूम आया 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो पॉइंट हमारा ये हो गया। फिर बढ़ाकर 200 डिग्री सेल्सियस किया, पिस्टन और ऊपर चला गया होगा, 200 डिग्री सेल्सियस पर चार्ल्स को जो वॉल्यूम आया वो ये वॉल्यूम आया। फिर बढ़ाकर 300 डिग्री सेल्सियस किया, 300 डिग्री सेल्सियस पर चार्ल्स को जो वॉल्यूम आया वो ये वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम, पॉइंट ये हो गया। इसी तरह से अब उन्होंने टेम्परेचर को घटाया तो घटाते हुए वापस 0 पे लाया, तो फिर यहीं पे आ गया होगा, -100 डिग्री सेल्सियस पे ले गया और नीचे चला गया, तो -100 पे देखा वॉल्यूम और घट गया, ये वॉल्यूम आया -100 पे, पॉइंट ये आ गया। -200 पे पिस्टन और नीचे चला गया, -200 पे वॉल्यूम और घट गया, यहां आ गया, ये वॉल्यूम आया। जितना ठंडा कर सकता था पिस्टन नीचे जाता गया, एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि वो गैस सॉलिडिफाई हो गया होगा, बट गैस का वॉल्यूम टेंड्स टू 0 हो गया, एक ऐसा सिचुएशन आया। तो चार्ल्स ने देखा यार इस लाइन को मिलाते हैं, इस पॉइंट को मिलाते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है, तो चार्ल्स ने कहा कि ठीक है हम टेम्परेचर और कम नहीं कर पा रहे, लेकिन जब इतने छोटे टेम्परेचर से बड़ा करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो पीछे भी स्ट्रेट लाइन आएगा, और जिस टेम्परेचर पे कट किया एक्स एक्सिस को उसने कह दिया ये मिनिमम अचीवेबल टेम्परेचर है, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, और वो आया -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, ये आया 0 केल्विन। 73, 173, 273 केल्विन, 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 373 केल्विन, 473 केल्विन, 573 केल्विन, 673 केल्विन। तो जहां पे एक्स एक्सिस को कट किया उसका ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया मतलब पीछे पकड़ के खींच दिया, जहां पे एक्स एक्सिस को कट किया कहा कि ये मिनिमम अचीवेबल टेम्परेचर है। अब देखिए बाई एक्सिस में VT लिया था, इंटरसेप्ट V0 है, और जो स्लोप, अब चार्ल्स ने क्या किया इस ग्राफ का स्लोप निकाल दिया, थीटा, tan थीटा, थीटा मेजर कर लिया, किसी भी कंपास से थीटा को मेजर कर लिया, ये प्रोटेक्टर से tan थीटा को लिख दिया V0 इंटू अल्फा, V0 पहले से मेजर था, tan थीटा मेजर कर लिया,
यहां से अल्फा निकाला, अल्फा आया tan थीटा बाई वी नॉट, और ये आ गया 1/273। तो चार्ल्स ने अल्फा की भी वैल्यू निकाल लिया, वी नॉट की वैल्यू आ गई, वी नॉट इंटू अल्फा की वैल्यू आ गई। टी, इसको लिखा वी टी बराबर वी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। तो ये इक्वेशन दिया और उन्होंने इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या रखा, तो वेरिएबल सिर्फ ये रखा, बीटी को वेरिएबल रखा, बाई एक्सिस है, ये इंटरसेप्ट है, कांस्टेंट है, वी नॉट इंटू अल्फा को रखा स्लोप एम, और टी हो गया एक्स। तो चूंकि उनको एक्सपेरिमेंट से ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आया था, तो उस स्ट्रेट लाइन का उन्होंने एक इक्वेशन बना दिया, वी टी बराबर वी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, और वी नॉट की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकाला, इसी एक्सपेरिमेंट से, और वो वी नॉट की सर्टेन वैल्यू आएगी और अल्फा की सर्टेन वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू आई 1/273। अब उन्होंने डिफाइन किया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। पहले मुझे ये बताना कि यहां तक समझ में आया कि नहीं। टी किधर आया मतलब नहीं समझ में आ रहा। टी तो एक्स एक्सिस में है बेटा, टी एक्स एक्सिस में, स्मॉल टी एक्स एक्सिस में, वी टी बाई एक्सिस में। अब देखिए जरा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, चार्ल्स ने यह भी कहा कि अगर हम टेम्परेचर सोचें इससे भी कम हो जाए, 0 केल्विन से भी कम हो जाए, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस निगेटिव आ जाएगा। अगर हम इसे आगे खींच दें तो टेम्परेचर इससे भी कम देखें तो वॉल्यूम ऑफ द गैस निगेटिव आ जाएगा। और चार्ल्स ने कहा कि निगेटिव वॉल्यूम हैज नो मीनिंग, निगेटिव वॉल्यूम हैज नो मीनिंग, इसलिए कहा कि ये जो 0 केल्विन आ रहा है या -273 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ये मिनिमम अचीवेबल टेम्परेचर है। सो देखिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इट इज द मिनिमम अचीवेबल टेम्परेचर it is the minimum achievable temperature equal to 0 Kelvin। इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। एट दिस टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो रहा है, एट दिस टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 0। क्यों चार्ल्स ने बोला कि ये मिनिमम अचीवेबल टेम्परेचर है? क्यों चार्ल्स ने बोला कि ये मिनिमम अचीवेबल टेम्परेचर? क्यों बोला चार्ल्स ने कि ये मिनिमम? हाँ, क्योंकि इससे भी टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव वॉल्यूम हैज नो मीनिंग। At this temperature, kinetic energy of the gas molecule is equal to 0। इस मतलब देखो होता क्या है ना, टेम्परेचर कम करने का मतलब क्या है? टेम्परेचर कम करने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी निकालना, काइनेटिक एनर्जी कम करना। तो सिस्टम में सर्टेन काइनेटिक एनर्जी था, हम टेम्परेचर कम किए, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई मान लो, तो अब उसमें से टेम्परेचर कैसे घटेगा? मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 मतलब 0 केल्विन हो गया, वो मिनिमम अचीवेबल। अब उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं कि आप उसे निकालें और उसका टेम्परेचर कम करें। मोशन खत्म, मोशन खत्म, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, मींस मोशन खत्म हो गया गैसेस पार्टिकल का। उस लो टेम्परेचर पे सारे गैसेस सॉलिडिफाई कर देंगे। सो बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया,
अब मैं सेव कर लेता हूं। समझ में आया पॉइंट? अगली क्लास में थोड़ा आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करके कुछ सवाल करें, थोड़ा पढ़ के आना प्लीज। मैं क्या करूं, पहले आपको भेज दूं। कैसे भेजें नहीं समझ में आ रहा है। एक बार सुनो, जो मटेरियल अपलोड किया हूं उसे खोल के देखो तो सही फाइल अपलोड हुआ है कि नहीं, पूरा लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। हाँ, आज 30 स्टूडेंट थे, 30 थे, उसमें आना जाना करता रहता है, तो कभी 28 हो जाएगा, कभी 26 हो जाएगा, कभी जिसका मन करता है करता है, आता है जाता है। पढ़ाने का ये तरीका है, पता नहीं हमें पढ़ाने ही नहीं देते थे शुरू में सही से। हाँ, नथिंग रिटन इन इट, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अरे यार, ओह, फिर से देखता हूँ, फिर से भेजता हूँ, रुक जाओ। फिर से देखना, फिर से भेज रहा हूं, देखना। वही मुझे लगा पुराना फाइल चला गया, इसलिए मैं आपसे पूछा। अब मैं भेजा हूं, प्लीज अब जो भेजा हूं उसमें देखना, इज एवरीथिंग रिटन, इज एवरीथिंग रिटन इनसाइड दिस। प्लीज बताओ यार। अब मैंने फिर फाइल भेजा, लिखा हुआ है ना सब कुछ, वेरी गुड।
यस यस। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अगली क्लास में फिर देखेंगे। लेक्चर नोट में जो मैं लिखाता हूँ ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसे 3-4 बार पढ़ा करो, उसे पढ़ा करोगे तो सही रहेगा। बाय बाय एवरीवन, बाय।